प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा पॉली ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा आप सभी विद्यार्थियों को घर बैठे उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी भैया ध्यान से पढ़ रहे होंगे। मेरे द्वारा जो बताए जा रहे नोट्स हैं उन्हें अपनी नोटबुक में यथासंभव लिख रहे होंगे। मैंने आपको कई बार कहा है, लिखते समय यदि मान लीजिए मेरे द्वारा जल्दी मिटा दिया जाता है तो आप लिखते ही कंप्लीट होने के पश्चात स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आराम से आप लिख सकें। मैंने कल आपको धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया को समझाया था। आज इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए एक्टिविटी 2.6 पर जा रहा हूँ, जिसका पॉइंट है अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं पॉइंट बनाएंगे। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में अम्लों के जो लक्षण दिखवाए थे, क्षारों के लक्षण दिखवाए थे, गुण जिनको, उसमें भी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया होगा कि यदि अम्ल और क्षार आपस में एक निश्चित मात्रा में मिला दिए जाते हैं तो दोनों के ही गुण नष्ट होकर के लवण और पानी बनता है। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए अभिक्रिया को समझे। जैसे परखनली ले ली हमने और उस परखनली में हमने 2 ml NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 2 बूंद फिनोल्फिलीन की डाल दी। मैंने आपको शुरुआत में पाठ की में लिखवाया था कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन क्या है। ये मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन है, ये दोनों ही संश्लेषित सूचक हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी विलयन में क्षार उपस्थित है या अम्ल उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, विलयन का रंग देखेंगे कि जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करता है कौन, फिनोल्फिलीन, तो आपको मैंने बताया था एक सारणी बना करके आपने अगर लिखा हो तो देखिएगा पन्ने पलट करके आपकी सारणी में कि क्षार के साथ कैसा होता है और अम्ल के साथ इसका रंग कैसा होता है। यदि मिल जाए तो आप उसे देखिए अच्छी तरह से कि मैंने इसमें आपको क्या लिखवाया है। मैंने आपको लिखवाया होगा कि मेथिल ऑरेंज किस तरह से अभिक्रिया करता है और क्षारक कैसे अभिक्रिया करता है। अगर हम फिनोल्फिलीन को क्षार के साथ प्रयोग कराते हैं तो आपको मैंने ये बताया होगा कि वो गुलाबी कलर का हो जाता है। बताया है ये बात? हाँ, आपने नोट कर ली होगी। अब आप एक काम करिए, जैसे ही परखनली थी उस परखनली को, जैसे ये परखनली है, इस परखनली के अंदर हमने क्या लिया, 2 ml NaOH ले लिया। अब NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अच्छा क्षारक है, प्रबल क्षारक है। क्या है? प्रबल क्षारक। यहां तक इस विलयन में प्रबल क्षारक बराबर है। ठीक है, प्रबल क्षारक बराबर। अब हम इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, 2 बूंद क्या डाल दिया हमने, फिनोल्फिलीन डाल दिया। क्या डाला भाई? फिनोल्फिलीन डाल दिया इसके अंदर। फिनोल्फिलीन जैसे इसके अंदर जाएगा इसका पूरा रंग है गुलाबी हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा इसका? गुलाबी रंग। समझ गए आप? कैसा रंग बन गया इसका? गुलाबी रंग बन चुका है। अब ये गुलाबी रंग जब बन गया, हमें स्पष्ट रूप से इस बात का पता चल गया कि विलयन एक क्षारक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ एक
ला करके धीरे धीरे एक एक बूंद HCl की डालते हैं। क्या डालते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, जानते हो क्या अभिक्रिया होगी? ये HCl इस NaOH से क्रिया करेगा, यानी HCl इससे क्रिया कर जाएगा, NaOH से क्रिया कर जाएगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारे सामने? ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारे सामने NaCl प्लस H2। क्या बन गया भैया? लवण और जल बन गया है। क्या बन गया है? लवण प्लस जल बन जाएगा। इसके अंदर बन जाएगा परफ्यूरिक। जो जो हम HCl डालते जाएंगे, अब क्या देखेंगे कि ये गुलाबी रंग है ना, क्या होता चला जाएगा? ये गुलाबी रंग धीरे 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 रंगहीन होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? रंगहीन, यानी गुलाबी रंग गायब होता चला जाएगा। क्यों होता जा रहा है बताओ? गुलाबी रंग गायब क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जैसे ही हम इसमें क्या डालेंगे, जैसे ही हम इसमें अम्ल डालेंगे, अम्ल की मात्रा इसमें क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। पहले तो एक स्थिति आएगी, क्या स्थिति आएगी? पहले स्थिति आएगी दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो जब उदासीन रहता है ये, तो उदासीन होने की स्थिति में भी ये कैसा दिखाई देता है? रंगहीन ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा, एक स्थिति आएगी कि अम्ल की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, तब भी रंगहीन रहेगा। अब आप उसे रोक दीजिए क्रिया को, रंगीन हो गया। पुनः आप इसमें NaOH का घोल डालिए, पुनः NaOH विलयन जैसे ही आप इसमें डालोगे, आप क्या देखोगे? धीरे 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 क्या आने लग जाएगा? गुलाबी रंग वापस आने लग जाएगा। क्यों आने लग जाएगा गुलाबी रंग वापस? क्योंकि अब इसमें किसकी मात्रा बढ़ गई है? अब इसमें क्षार की कुल मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो गया है। तीन स्थितियां हुई। पहले क्षारीय विलयन था, फिनाइलफ्थलीन डाला, गुलाबी रंग हो गया। दूसरी स्थिति में हमने HCl डाला, समान मात्रा होते ही उदासीन हो गया, विलयन रंगहीन हो गया। ठीक है। तीसरी स्थिति में दोबारा से हमने फिर क्या डाल दिया? NaOH डाला। जैसे ही NaOH डाला, पुनः विलयन कैसा हो गया? क्षारीय हो गया, और धीरे धीरे क्या आने लग गया? फिनाइलफ्थलीन का गुलाबी रंग आने लग गया है। यही क्रिया हम HCl, HNO3, CH3COOH सभी प्रकार के अम्लों को लेकर के दोहराते हैं, तब भी हमारे सामने क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा कि वो क्या होती चली जाएंगी? उदासीन होने की स्थिति में रंगहीन होती चली जाएंगी, और जैसे ही क्षारीय माध्यम आएगा, उन्हें क्या हो जाएगा? दोबारा से विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ इसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, परस्पर अभिक्रिया में देख लो, इसे मिटा रहा हूं मैं। मात्र समझाने के लिए मैंने आपको बताया था एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को पूरी लिखेंगे पहले एक बार। तो हम एक परख नली लेकर उसमें 2 ml NaOH का विलयन लेते हैं। परख नली विलयन में परख नली विलयन में 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन की डालते हैं। मैंने आपको बताया था कि फिनोल्फ्थलीन क्या है? ये फिनोल्फ्थलीन एक संश्लेषित सूचक है, इंडिकेटर है, जो हमें ये बताता है कि विलयन में अम्ल है या क्षार है। ठीक है, 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन की डालते हैं। विलयन के रंग की जांच करते हैं। विलयन का रंग
हम देखते हैं क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि फिनोल्फ्थालीन धीरे 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 क्या हो जाएगा, रंगहीन होता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा, रंगहीन होता चला जाएगा। क्षारक के गुण नष्ट होने पर विलयन रंगहीन होता चला जाएगा। रंगीन होता चला गया। अब क्या करेंगे, इस विलयन में उन्हें NaOH विलयन डालने पर विलयन का रंग गुलाबी होने लगता है। इस सारी एक्टिविटी से हमारे सामने क्या रिजल्ट आ गया, ये लिख देंगे। अर्थात जब अम्ल और क्षारक की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, तब लवण में जल बनता है। दोनों के गुण नष्ट होकर उदासीन विलयन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आप मैंने एक समीकरण भी लिख लीजिए, अगर आपने ऊपर से लिख लिया हो तो तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर अभी समीकरण, इसकी समीकरण है ना, ऊपर मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ कि NaOH प्लस HCl रिएक्शन है वो NaCl प्लस H2। यहाँ पर आप इसे लिख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और पानी का निर्माण होता है। ये समीकरण इसके नीचे लिख लीजिएगा और आपका ये पॉइंट पूरा हो गया है। क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो आपका क्षारक हो गया है और ये क्या हो गया, ये आपका अम्ल हो गया है, ये रिएक्शन संकेत है, ये आपका लवण हो गया है और ये आपका जल हो गया है। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ समझा दी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है
हाँ तो भैया यदि आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हाँ भैया नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड होगी अम्लीय। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की पहली बात तो आप इस शब्द को समझें, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं? यानी धातु के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो धातु का ऑक्साइड क्या बनता है? धातु के साथ जब क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जिंक है, जिंक के साथ क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई तो बन गया ZnO। ये हो गया जिंक ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? धातु का ऑक्साइड। इसी तरह से यदि Cu के साथ ऑक्सीजन मिल गई तो ये CO कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम के साथ यदि मान लीजिए ये मिल गई तो ये कहलाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी आपको समझ में आ रहा होगा ये तो है धातु, ये तो क्या है? धातु है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो बनने वाली चीज क्या बन जाती है? धातु का ऑक्साइड बन जाता है। अब यहां हमारा पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड की यदि अम्लों से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? धातु के ऑक्साइड की किससे क्रिया करवाई जाती है? अम्लों से यदि क्रिया करवाई जाती है तब क्या होता है? ये हमारा प्रश्न है। क्या है प्रश्न? दोबारा से एक बार सुन लीजिए। सभी विद्यार्थियों को एक बार मैं ये और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विज्ञान में ये जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं पाठगत या पाठ्य पुस्तक उन्हीं में से परीक्षा में आए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आपको ध्यान है कि विज्ञान की कोई लाइन प्रश्न बन करके आपके सामने आ सकती है, इस बात को टारगेट करके, इस बात को एम बना करके यदि आपने तैयारी की है परीक्षा की तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यही लाइन आपको दिख रही होगी बोर्ड पे मैंने लिखा है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न आ गया तो ये प्रश्न बन चुका है। अब आप क्या करेंगे? देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं कि परीक्षण करके देखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं? एक्टिविटी के माध्यम से। एक बीकर लेते हैं। क्या ले लिया आपने? एक बीकर ले लिया और बीकर में हमने डाल दिया। क्या डाला बताओ? मैंने कॉपर ऑक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया है? कॉपर ऑक्साइड डाल दिया। और कॉपर ऑक्साइड में हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इस कॉपर ऑक्साइड की अम्लों से अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है अम्लों के साथ अभिक्रिया करना। धातु ऑक्साइड तो ये हो गया, इसको तो मैंने कह दिया CuO, कॉपर ऑक्साइड है ये। क्या है ये? धातु का ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। या लिख देता हूं मैं धातु का ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड हो गया, या इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कॉपर ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया कि कॉपर ऑक्साइड इसमें मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉपर का हम जानते हैं कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला रंग।
कॉपर सल्फेट में भी नीला होता है, जिसको बोलते हैं नीला कलर होता है इसमें, कॉपर, तो नीला कलर। अब हमने इसके अंदर धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि ये तो CuO था ही, इसके अंदर HCl डालना शुरू कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि अम्लों से तब क्रिया करवानी है हमको। किससे क्रिया करवानी है भाई? अम्लों से क्रिया करवानी। जैसे ही इसने इससे अभिक्रिया की, जैसे ही इसने इससे अभिक्रिया की, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ पता है? इसने इससे संपर्क कर दिया और CuCl तो बन गया, कॉपर डिवाइड हो गया, प्लस क्या बच गया? H बच गया और O बच गया। H और O बच गया, इसको Cl2 करने के लिए या संतुलित लगाने के लिए H2, यानी ये तो हो गया लवण और ये हो गया जल। अब मैं आपसे प्रश्न यहाँ ये करना चाहूंगा कि ये लवण और जल कब बनते हैं? हमने अभी अभी एक अभिक्रिया पढ़ा है ना कि भाई जब अम्ल और क्षार परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी का निर्माण होता है। यहाँ हमने अम्ल और क्षार ले लिए हैं, हमने यहाँ पर ये धातु ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है भैया? धातु ऑक्साइड लिया है। धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया करवाइए, तब हमारे सामने जल, लवण और पानी रहा। तो इसका मतलब अपने आप क्लियर हो गया, ये तो हो गया अम्ल, तो फिर ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आ गया कि फिर जब वो अम्ल है तो ये क्या है? रिजल्ट ये दोबारा फिर सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखा, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों ने क्रिया की, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड हो गया और जल बन गया, यानी क्या क्या बना? लवण और पानी। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये लवण और पानी बनता कब है? लवण और पानी कब बनता है? तो आपको इस बात का पता चल गया होगा कि इससे पहले वाली जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें यह था कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं निश्चित मात्रा में तो क्या बन जाता है? लवण और पानी बनता है। और यहाँ भी हमारे सामने लवण और पानी बनता है। जब हमने मिलाने वाले अभिकर्मकों को देखा, यानी जो अभिकारक हमने देखा, तो हमें दिख गया ये तो अम्ल है, ये क्या है? प्रश्न आपके सामने अपने आप है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक क्षारक है। क्या है? ये क्षारक है। क्षारक और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तभी हमारे सामने क्या बनता है? लवण और जल बनता है। यानी ये बात ध्यान देने योग्य है कि अभिक्रिया में धातु क्या कर रही है? धातु का जो ऑक्साइड है वो किससे क्रिया कर रहा है? धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, और धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात दोनों के गुणों को क्या कर रहा है? नष्ट करके लवण और पानी का निर्माण कर रहा है। तो हमें अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि ये तो अम्ल है ही, इसका मतलब धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति। क्योंकि विलयन का रंग कैसा होने लग जाएगा? पहले जो नीला था ना, नीला हरित होने लग जाएगा, नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? उसके अंदर घुल जाएगा। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में क्यों आया? ये कॉपर सेकंड के जो क्लोराइड बना है उसके बनने के कारण से है। धातु ऑक्साइड और अम्लों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम सामान्य अम्ल और क्षार की होने वाली अभिक्रिया की भांति समझ सकते हैं। एज इट इज ए उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, के अनुसार होती है। इसको हम लिख सकते हैं धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या क्या बन गया? लवण प्लस। इसे हम संतुलित करके समीकरण को लिख देंगे। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, इस बात को जानिए। तो अब आप ये पूरी बात समझ चुके होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं और आपको लिखवाऊंगा एक्टिविटी। देखिए कैसे। लिख देंगे आप एक बीकर में धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का नाम मैंने यहाँ डाल दिया CuO। इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड।
विलयन का जो रंग है नील हरित होने लग जाएगा। HCl से CO अभिक्रिया करके विलयन का रंग नील हरित होने लग जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विलयन में कॉपर क्लोराइड बन चुका है, कॉपर का सेकंड क्लोराइड बन चुका है। क्या बन चुका है? नील हरित होने लगता है। अर्थात लवण Cu सेकंड का क्लोराइड बन गया है, कारण नील हरित रंग बनता है। जैसे CO प्लस HCl CuCl2 प्लस H2, इसे संतुलित कर देंगे, ये संतुलित हो गई। उपरोक्त लिखित समीकरण अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। जो यह सिद्ध करती है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात CO तो क्षारक हो गया प्लस HCl अम्ल हो गया, रिएक्शन एरो CuCl2 लवण हो गया प्लस H2O जल हो गया। आपका पॉइंट क्लियर। ये आपकी धातु ऑक्साइड के साथ होने वाली अभिक्रिया है। जल्दी से इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिया होगा। अब आप इसे लिख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको लेकर के चलता हूं। इसके बाद आपके पाठगत क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ, मिटा दो इसे। देखिए अब यहां तो हमने किया था अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया की थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। पॉइंट लिखें, क्षारक के साथ
अभी पढ़ा है कि क्षारकों के साथ और अम्लों के साथ आपस में जब क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस पॉइंट में हमने क्षारक के साथ अधातुक ऑक्साइडों की अभिक्रिया देखेंगे। जब धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को लेकर के क्रिया करते हैं। जैसे यहां देखें, एक परत नली में CO2 गैस लेकर, परत नली में क्या लेकर के, CO2 गैस लेकर के, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उसकी अभिक्रिया करते हैं। CaOH2 से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे, आप देखेंगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, उसका श्वेत अवक्षेप बन जाएगा और जल अलग हो जाएगा। यानी बिल्कुल किसके समान अभिक्रिया हो गई है, बिल्कुल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की भांति ही अभिक्रिया हो गई है। ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि अधातुक ऑक्साइड, देखो मैंने आपको धातु और अधातु गुण बताए थे। धातुएं ध्वनिक होती हैं, ध्वनि का मतलब है चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातुओं पर यदि चोट करेंगे तो आवाज उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस के ऊपर चोट करोगे तो आवाज नहीं आती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय यानी चोट करने पर बढ़ती है, अर्थात उनकी पतली चद्दर बनाई जा सकती है धातुओं की, जैसे तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सब धातुएं हैं। ये आघात वर्धनीय है, चोट करते ही क्या होगी, बड़ी होने लगती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ऊपर चोट करोगे तो इसकी चद्दर नहीं बनाई जा सकती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब खींच करके तार बनाया जा सकता है धातु का। कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके तार नहीं बना सकते क्योंकि अधातु है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अधातु क्या होते हैं। धातु के साथ जब ऑक्सीजन लेता था तो धातु ऑक्साइड बनता था, लेकिन अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अधातु का ऑक्साइड बन जाएगा। और अधातु का ऑक्साइड आपके सामने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वो एक क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया की, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना। कैल्शियम कार्बोनेट लवण है और जल, ये क्रिया कब होती है, ऐसी अभिक्रिया उदासीन करने की स्थिति में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे सामने क्रिया है, क्लियर हो गया। ये तो क्षारक है, ये क्षारक है, तो फिर ये क्या हुआ, जब उदासीनीकरण जैसी अभिक्रिया हो रही है, ये क्षारक पहले से ही है, तो फिर ये क्या होगा, ये निश्चित रूप से अम्लीय माध्यम वाला होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सूंघ करके देखते हैं तो वो खट्टी लगती है। जैसे कई दिनों की रखी हुई छाछ को यदि हम सूंघ लें तो उसमें से कैसी स्मेल आएगी, खट्टी आएगी। इसका मतलब उसमें क्या बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके ऊपर उतर रही है, जो हमें खट्टेपन का एहसास करवा रही है। तो आपके सामने क्लियर पॉइंट है। एक परत नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के CaOH2 से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे जोर से उसको हिलाएंगे हम क्या देखेंगे, दोनों में क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी कि CO2 प्लस CaOH2 रिएक्शन एरो, ये किससे क्रिया करेगा, यहाँ करके आपके सामने CaCO3 का क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए Ca आ गया यहाँ पर, CO2 आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन थी, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच गया, तो ये हो गया आपका जल। यानी क्या क्या हुआ क्रिया,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये क्या है, जब यहाँ पर लवण प्लस जलमग्न है तो ये क्या होगा फिर इसके बाद, ये अपने आप हमें पता चल रहा है कि जो एनार्जिक ऑक्साइड है अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये तो क्षारक है ही, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अर्थात एधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। आपका ये पॉइंट भी क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब आपके कुछ पाठगत क्वेश्चन आ गए हैं, इन पाठगत क्वेश्चनों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।